WWE स्टार्स के लिए ये जानना काफी राहत देता होगा कि अगर वो किसी भी वजह से कंपनी छोड़ते हैं तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन अब मौजूद है, जो कि AEW है। एक लैंडिंग स्पॉट होना सभी के लिए अच्छा है, लेकिन क्या दूसरी ओर सब कुछ इतना ही अच्छा है? कुछ के लिए ऐसा है, लेकिन बाकी के एक्स WWE स्टार्स के लिए ऑल एलीट रेसलिंग में जाने का अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि टोनी खान की कंपनी ने उनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया। ऐसी शिकायतें रही हैं कि AEW अपने खचाखच भरे रोस्टर और उसके मुकाबले टेलीविजन पर मिले काफी कम समय के कारण पुराने WWE के स्टार्स को अच्छी तरह से नहीं संभाल सका। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 WWE स्टार्स जिन्हें AEW ने बर्बाद कर दिया। नंबर 10, रूबी सोहो। रूबी सोहो के लिए शुरुआत काफी अच्छी थी। ये हिम्मत वाली पंक स्टार जिसने रूबी राइट के नाम से WWE के लिए रेसलिंग की थी। एक सरप्राइज जोकर जैसी एंट्री के साथ सोहो को एक शानदार एंट्री मिली ऑल आउट 2021 के विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल में, और इससे अच्छी बात यह थी कि रूबी ने आखिर में थंडर रोजा को हराकर मैच जीत लिया और AEW विमेंस टाइटल मैच खेलने का मौका भी जीत लिया। उनका तेजी से बढ़ता करियर और कुछ नयापन देखते हुए उन्हें ब्रिट बेकर के टाइटल देने में कोई गलती नहीं थी, लेकिन AEW ने कुछ और फैसला किया और डायनामाइट के ग्रैंड स्लैम एडिशन में उन्हें हरा दिया। लेकिन वो जल्द ही संभल जाएंगी और बड़ा मैच जीतेगी, है ना? नहीं, सोहो ने उसके बाद 2 टूर्नामेंट फाइनल्स हारे। पहले TBS टाइटल के मैच में जेड कारगिल से, और फिर ओवन हार्ट्स कप में बेकर से दोबारा हार गई। उसके बाद रूबी रोस्टर में नीचे फिसलती चली गईं और उन्हें डार्क और डार्क एलिवेशन में ज्यादातर समय बिताना पड़ा। जब वो ऑटिस के साथ एक टीम बनाने की शुरुआत ही कर रही थी, तभी उनकी नाक पर चोट लग गई, जिसकी वजह से वो काफी लंबे समय के लिए आउट ऑफ रिंग हो गईं। सच कहा जाए तो उनका करियर इस चोट के लगने के पहले से ही काफी तेजी से डूब रहा था। नंबर 9, पॉल वाइट। AEW का पॉल वाइट, या कहें कि द बिग शो को साइन करना कई मायनों में आज तक के उनके सबसे चौंकाने वाले कामों में से एक रहा है। WWE का एक जरूरी हिस्सा माने जाने वाले वाइट अचानक से AEW में शामिल हो गए, वो भी WWE रॉ के एक बैक स्टेज सेगमेंट में दिखने के 2 महीने से भी कम समय में। उन्होंने विंस मैकमैन की कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और उन्हें आगे भी कुछ खास उम्मीद नहीं दिख रही थी। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि अब वो AEW में जिंदगी के मजे कैसे ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ये सब बस ऐसे ही काम चलाऊ लग रहा है। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि 50 साल के वाइट दुनिया में आग लगा देंगे या ऐसा कुछ, लेकिन अब तक उन्होंने ज्यादातर AEW के YouTube शो डार्क एलिवेशन पर एक कमेंटेटर के तौर पे काम किया है, और इसी शो पर उन्होंने अपने AEW के 4 में से 3 मैच खेले हैं। वाइट के बारे में एक बात यह भी है कि वो इतने कीमती हैं कि उन्हें कैमरे के पीछे रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक बेहतरीन PR मैन है और रोस्टर में कम उम्र के रेसलर्स को सिखाने के लिए उनके पास ढेर सारा अनुभव है। हालांकि टेलीविजन पर उनके इस्तेमाल के मामले में इस बात पर गौर करना जरूरी है कि AEW ने वाइट को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया है। हालांकि शायद ये तब बदल जाएगा जब उनके पास ठीक होने के लिए काफी समय होगा। वैसे मेरे हिसाब से कम उन्हें एक जायंट बेबी की तरह कपड़े पहनने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया है। नंबर 8, मैलाकाई ब्लैक। ये नाम एक शर्त के साथ आता है, क्योंकि ये बताना मुश्किल है कि मैलाकाई ब्लैक क्या क्या हासिल कर सकते थे अगर उन्होंने फिलहाल प्रो रेसलिंग छोड़ने का फैसला नहीं लिया होता। WWE में ब्लैक के कुछ अच्छे दिन रहे थे, खासकर जब वो NXT रोस्टर के मेंबर थे, और जब मेन रोस्टर में आने के बाद शुरुआत में वो लगातार जीत रहे थे तो उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी। लेकिन WWE में अपने आखिरी के समय में वो महीनों तक रिंग के बाहर ही रहे और बिग ई के साथ होने वाली लड़ाई भी उनसे छीन ली गई और उन्हें अचानक से निकाल दिया गया। एक महीने बाद वो AEW में फिर से दिखाई दिए और एक बार फिर उन्होंने एक शानदार शुरुआत की और कोडी रोड्स को 2 बड़े मैच में हरा दिया। ये फ्यूचर के सिंगल स्टार के लिए ये कोई बड़े पुश की शुरुआत नहीं थी, क्योंकि ब्लैक जल्द ही ट्रायोस डिवीजन के लिए एक जरूरी इंसान बन गए। भले ही वो हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर थे, अगर वो बाकी लोगों के बीच गायब हो जाते तो ये एक शर्मनाक बात होती। क्या उन्हें फिर से AEW रिंग में लौटना चाहिए? हालांकि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लैक खुद पर ध्यान दें। नंबर 7, एथीना। WWE में एम्बर मून की कहानी भी कोई अनोखी नहीं थी। वो काफी जोर शोर से आई, NXT में काफी शानदार प्रदर्शन किया, फिर उन्हें मेन रोस्टर में बुलाया गया, जहां चीजें बदतर हो गईं। ब्रांड स्विच करना, स्ट्रिक्स हारना, चोटें लगना, पुरानी NXT विमेंस चैंपियन को बहुत कुछ सहना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने NXT में एक ठीक ठाक वापसी की। उसके WWE से निकालने के तुरंत बाद उनका नाम तुरंत AEW के सामने साइन करने के लिए सामने रखा गया, और भले ही ऐसा होने में लगभग 6 महीने लग गए, लेकिन वो आखिरकार अपने पुराने इंडिपेंडेंट रिंग नेम एथीना के साथ दिखाई दी। उन्होंने जितने मैच हारे हैं उससे ज्यादा जीते और बीच बीच में AEW विमेंस और TBS टाइटल्स मैच में काफी चमकी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एथीना पहले से ही इस सब के बीच फीकी पड़ने लगी हैं, और ये एक ऐसी बात थी जो वो खुद भी समझ रही थी। जैसा कि उन्होंने बस्टेड ओपन रेडियो में बताया
कि वो अब भी इस नए एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है एथीना का फ्यूचर और भी ज्यादा सफल होगा, क्योंकि उसने पहले ही दिखा दिया है कि उसके पास और भी ज्यादा हासिल करने का टैलेंट है। नंबर 6, बडी मैथ्यूज। एथीना की तरह बडी मैथ्यूज एक शानदार एथलीट है जिसे शायद WWE में अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला। पुराने क्रूजरवेट और रॉ टैग टीम चैंपियन के कई हाइलाइट्स रहे थे, लेकिन आखिरकार ऐसा माना गया कि उनका काम उनके अधूरे वादों से भरा पड़ा था, जिसे उनके करियर के एक बुरे अंत से भी मदद नहीं मिली। टोनी खान के प्रमोशन के साथ नई शुरुआत मिलने के बावजूद बडी असल में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। फिर भी ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं थी। जब उन्हें उनकी ताकत दिखाने का मौका दिया गया, जैसे कि जब उन्होंने ऑल अटलांटिक टाइटल क्वालिफाइंग मैच में पैक के खिलाफ खेला, तो उन्होंने हमेशा एक अच्छी छाप छोड़ी है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर्स मैलाकाई ब्लैक और ब्रॉडी किंग के साथ मिलकर सिर्फ भीड़ बनने का काम किया। इस आइडिया में कुछ भी गलत नहीं है और वो एक ठीक ठाक जगह पर हैं। लेकिन बडी लगभग 1 साल ऑल एलीट में रह चुके हैं और काफी हद तक सबके पीछे छिप के गायब हो गए हैं। वो बहुत अच्छे हाल में हैं, रिंग में जा सकते हैं और शायद अपने प्राइम के करीब हैं। बस उम्मीद करते हैं कि AEW उन्हें बर्बाद ना करे। नंबर 5, एंड्राडे एल इडोलो। पैंडेमिक के दौरान WWE ने जिन लोगों को रिलीज किया था, उनके उलट एंड्राडे सियन एल्मास ने WWE से खुद उन्हें जाने देने की मांग की। शुरू में WWE ने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार बात मान ली। उनके WWE करियर की शुरुआत काफी अच्छी रही थी और उन्होंने NXT और यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल भी जीता। लेकिन इस बीच वो क्रिएटिव टीम के चहीते स्टार्स की लिस्ट से बाहर हो गए और टीवी के लिए शूट के दौरान सिर्फ मार खाने या हारने के लिए ही दिखाई देते थे। एंड्राडे ने कहीं और सफल होने के लिए खुद पर दांव लगाया, ये विश्वास करते हुए कि सही मौके के साथ वो एक बड़े स्टार बन सकते हैं। AEW का उन्हें साइन करना बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं था। हालांकि मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि उन्होंने इस अल्ट्रा टैलेंटेड ल्यूचा वेटरन का लगभग ना के बराबर इस्तेमाल किया है। एंड्राडे ने जुलाई 2021 में अपने रिंग में डेब्यू के बाद सिर्फ 30 मिनट से भी कम समय के लिए रेसलिंग की है, जिसमें से काफी समय कम प्रायोरिटी वाले यूट्यूब शो में रहा है। एंड्राडे के साथ बात यह है कि वो अपनी खुद की कीमत जानते हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय वो अपने लिए एक बड़ा सपोर्ट बनाने या कंपनी से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सैमी गुवारा के साथ बैक स्टेज लड़ने के बाद तो निकल जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। नंबर 4, बिग डैमो। ठीक है, तो ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो सकता है, क्योंकि मुझे ये देखने का मौका मिला था कि WWE में शामिल होने से पहले डैमो ने कितनी मेहनत की थी और वो कितने शानदार थे। जहां उन्होंने किलियन डेन के नाम से रेसलिंग की थी। बाकी के सैनिटी ग्रुप्स की तरह डेन को भले ही अपने सारे टैलेंट्स दिखाने का मौका ना मिला हो, लेकिन बीस्ट ऑफ बेलफास्ट ने निकाले जाने से पहले मैकमैन लैंड में 5 साल बिताए। WWE से निकाले जाने के लगभग पूरे 1 साल बाद बिग डैमो रैम्पेज पर सीन स्पेयर्स के सरप्राइज ओपोनेंट के तौर पे दिखाई दिए। इस मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, भले ही ये मैच सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड चला और AEW के चेयरमैन की जीत के साथ खत्म हुआ। वार्डलो के साथ अपने मैच में अपना नाम बड़ा दिखाने के लिए स्पेयर्स को ये मैच जीतना ही था और ये ठीक भी है, लेकिन क्या उनके ओपोनेंट ने इतना भी नहीं किया कि उन्हें और मौके दिए जाएं? साफ तौर पे नहीं, क्योंकि वो वापस नहीं आए हैं और इंटरव्यू में इसके बारे में पूछे जाने पर उन्हें अपने सक्सेसफुल होने की कोई खास उम्मीद भी नहीं दिख रही थी। नंबर 3, जॉनी एलीट। जॉन मॉरिसन अपने करियर के इस मुकाम पर एक हेल ऑफ अ हैंड कैटेगरी में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। हाँ, वो कभी कभी शानदार टैलेंट की झलक दिखा देते हैं, लेकिन पुराने शमन ऑफ सेक्सी के साथ आपको ये चीज लगातार देखने को मिलती थी और साथ ही देखने को मिलता था लगभग हर किसी के साथ इनका एक अच्छा मैच। ये टफ इनफ के विनर जो 40 से 50 की उम्र के बीच हैं और काफी समय से खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सबसे हाल के WWE के समय में ये साबित कर दिया कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। मिस के साथ उनकी टीम काफी अच्छी थी, जिसमें इन दोनों ने बैड बनी के साथ कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई और आगे रेसलमेनिया में भी दिखे। लेकिन ये सब कुछ समय के लिए था, क्योंकि जल्द ही मॉरिसन को कोविड के कारण निकाले जा रहे रेसलर्स के दूसरे राउंड में निकाल दिया गया। कई महीनों बाद जॉनी एलिट ने अपना AEW डेब्यूट ओवन हार्ट कप में जोकर एंट्रेंट के तौर पर किया और समोआ जो के सामने हारने तक उन्होंने अच्छा मैच खेला। कहा जाता है कि उनके लौटने के लिए दरवाजे खुले भी थे, लेकिन ये मौके सिर्फ 2 बार ही दिए गए थे। एक बार डार्क पर मार्क क्विन के सामने जीतने के लिए और एक बार डायनामाइट पर वापसी करने वाले मीरो के खिलाफ तेजी से हारने के लिए। नंबर 2, मीरो। हाल में शायद ही कोई ऐसा WWE स्टार हो जिसे एक इतने बड़े मौके की बर्बादी के तौर पे देखा जाता हो जितना कि रूसेव के साथ हुआ। बल्गेरियन ब्रूट के लिए सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और वो कई मौकों पर महानता की तरफ बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन फिर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खराब क्रिएटिव और मिलते रुकते सपोर्ट के कारण रूसेव को काफी नुकसान हुआ। जब पैंडेमिक की शुरुआत में हुए लेऑफ्स के पहले में उनका नाम सामने आने पर तो थोड़ी राहत मिली ही होगी। हालांकि मीरो के नाम से उनका AEW इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी रोमांचक नहीं था और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा वो फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं।
बेस्ट मैन ने शुरू में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की और भले ही जब उन्होंने अपना नाम रिडीमर में बदल लिया तो चीजें बेहतर होने लगी, लेकिन फिर भी पुराने टीएनटी चैंपियन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो ये दिखा सके कि वो जल्द ही मेन इवेंट मिक्स में शामिल होंगे। रिंग के बाहर के प्रोजेक्ट्स के लिए छुट्टी लेना और चोट लगना इसके पीछे के कारण हो सकते हैं, लेकिन टोनी खान एंड कंपनी को भी समय रहते ही कदम न उठाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नंबर 1, समोआ जो। आने वाले सालों में फैंस सोचेंगे कि कैसे समोआ जो को मेन रोस्टर में WWE वर्ल्ड टाइटल रन नहीं मिला। पुराने रिंग ऑफ ऑनर, TNA एंड NXT चैंपियन दौड़ में शामिल थे और उन्होंने AJ स्टाइल्स और ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर्स के साथ कुछ बेहतरीन मैच भी खेले थे। हालांकि US टाइटल लेवल ही उनकी हाईएस्ट अचीवमेंट थी। उनका WWE करियर खत्म होने की तरफ बढ़ गया जब उन्हें कुछ इंजरीज होने लगी, जिसके बाद वो कलर कमेंटेटर और बैकस्टेज ट्रेनर के तौर पे काम करने लगे। WWE में उनके करियर को देख चुके फैंस को पता था कि उनमें अभी भी काफी जान बाकी है और समझा जा सकता है कि टोनी खान ऐसा मानने वालों में से एक थे। बदकिस्मती से समोअन सबमिशन मशीन को कुछ ही मैच खेलने को मिले और रिंग ऑफ ऑनर टीवी टाइटल जीतने के बावजूद भी वो कुछ खास नहीं कर सके। ओवन हार्ट कप के फाइनल में शामिल होने के अलावा AEW रोस्टर पर कई ऐसे शानदार खिलाड़ी हैं जिनके साथ वो लड़ सकते थे या कई सारे शानदार प्रोमोज बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बस कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों। लेकिन वार्डलो के साथ मिलकर काम करने के बाद तो समोआ जो अब टोनी खान के खेल के मैदान में एक और खिलौना बनकर रह गए हैं। जितना ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं उतना ही रेत में फंसते जा रहे हैं। AEW में काफी सारे दूसरे पुराने WWE स्टार्स की तरह जो के लिए भी समय तेजी से बीत रहा है।